Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10 new mathematics in textbook and it's chapter number 22 basic statistics. It's exercise 22.3. तो अब यहाँ पर हमने जो चैप्टर का स्टार्ट लिया है वो स्टैटिस्टिक्स का है, जिसका मतलब क्या है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ते क्या हैं, इसके अंदर करा क्या जाता है। तो एक्चुअली इसमें हम डाटा कलेक्शन यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और फिर उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबके सामने लाया जाता है और फिर हम उसको एनालाइज करके यानी हम उसको मुख्तलिफ तरीके से अंडरस्टैंड करते हुए फिर उससे कोई रिजल्ट निकालना, ये सारा कुछ हम सीखते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो अब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं ताकि फिर आगे हमें एक्सरसाइज पूरी समझ में इजीली आ जाए। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पहले डाटा के। व्हाट इज़ द डाटा? डाटा होता क्या है? तो डाटा हम कहते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को हासिल करना, कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स की हमने मालूम करना है कि उनकी परफॉर्मेंस मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में क्या है, तो हम इसके लिए एग्ज़ाम्स लेते हैं, ठीक है। फिर एग्ज़ाम्स में उनकी हर सब्जेक्ट में जो परफॉर्मेंस होती है उसको एक रिज़ल्ट की शक्ल में लेकर आते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये क्या कहलाएगा, एक तरह का डाटा। तो डाटा जो होता है, जो हम कलेक्ट करते हैं, वो दो तरह का होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा जैसा कि हम नेम से ही जाहिर हो रहा है कि हम यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो हम किस फॉर्म में लेंगे, इन न्यूमेरिकल, सही, यानी कि नंबर्स में हमें नंबर्स में जो है कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो ये कहलाता है क्वांटिटेटिव डाटा, सही, कि हमने जो इंफॉर्मेशन मिलनी है वो इन नंबर्स मिलनी है। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरी टाइप क्या होती है डाटा की, वो होती है क्वालिटेटिव डाटा। क्वालिटी से बन रहा है क्वालिटेटिव, यानी इसमें हमें क्या मिलेगा कि इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो हमें किस फॉर्म में मिलती है, इन ग्रेड, सही है, कि स्टूडेंट का जो वो ग्रेड बताता है कि उसकी जो नॉलेज है वो क्या है, या फिर रैंक, ये भी हमें बताता है। जिस तरह से ऑफिस में एम्प्लॉय होते हैं, मुख्तलिफ रैंक के होते हैं, सही, तो ये किस में आएगा, ये आएगा क्वालिटेटिव डाटा में। अच्छा, अब मज़ीद हमने यहाँ पर इन टाइप्स ऑफ डाटा को कैटेगराइज करा है। तो अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव डाटा की मज़ीद टू टाइप्स, कंटिन्यूस डाटा। ये क्या होता है, ये ऐसा डाटा होता है जो कि हमने बहुत ज़्यादा, जो बड़ी वैल्यू सारी होती हैं, मतलब ये कि डाटा में जो हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस सूरत में हम यहाँ पर कंटिन्यूस डाटा बनाते हैं और इसको हम लेते हैं एज अ ग्रुप डाटा, कि हम फिर ग्रुपिंग कर देते हैं ताकि इजीली उस डाटा को रीड किया जा सके। दूसरी टाइप होती है इसकी डिस्क्रीट डाटा। डिस्क्रीट डाटा ये क्या होता है, इसके अंदर हम लेते हैं कि जब अनग्रुप्ड डाटा को, यानी कि जो इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं, जब उनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लाते हैं, यानी हम उसको फिर एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लेकर आते हैं, ठीक है, तो हमारे पास फिर आता है डिस्क्रीट डाटा। तो मतलब ये कि इसका ताल्लुक किससे होता है, अनग्रुप डाटा से। फॉर एग्जांपल हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास वैल्यूज़ हैं 1 2 2 1 1 3 4, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अब इनको हम अगर अरेंज करेंगे, डिस्क्रीट डाटा में लेकर आएंगे, तो हम यहाँ पर क्या बता देंगे कि 1 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3,
तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी हम क्या बता देंगे, 3 फ्रीक्वेंसी, यानी वो नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो शो करता है फ्रीक्वेंसी को, कि कोई भी वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है। अब जैसे 2 है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। 3 कितने टाइम्स, 1 टाइम। 4 कितने टाइम्स, 1 टाइम। तो ये इस तरह से लिखने को हम कहते हैं डिस्क्रीट डाटा। जबकि कंटीन्यूअस डाटा के अंदर क्या होगा, जब इसमें ग्रुप डाटा हमने कहा तो एक्चुअली इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम ग्रुप की शक्ल में लेकर आ जाएंगे, यानी हम उनके दरमियान फिक्स क्लास इंटरवल रखेंगे, यानी 0 से 20 तक हमने जो भी वैल्यूज़ ली हैं उनको हम इस इंटरवल में शामिल इस क्लास में हम ले लेंगे। फिर दूसरी क्लास में हम कह देंगे कि 20 से लेकर 40 तक जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, जैसा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एग्जाम में नंबर्स, तो वो उसमें यहाँ से यहाँ तक के स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट्स ने नंबर्स लिए हैं, तो इस तरह से टैबुलेशन को कहते हैं कंटिन्यूअस डाटा। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे हम क्वालिटेटिव डाटा, जिससे हमने कहा था कि इसमें बात होती है ग्रेड की या फिर रैंक की। तो अब यहाँ पर इसको हम मज़ीद कैटेगराइज करते हैं ऑर्डिनल डाटा में और नॉमिनल डाटा में। ऑर्डिनल डाटा ये क्या होता है, जैसा कि नेम से जैसे पता है ना, जो हमने इसको नेम दिया है इस टर्म को, उसी से ही जाहिर हो रहा है कि ये ऐसा डाटा है जिसको हम इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर लिख सकते हैं, यानी इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं या फिर असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। इसको मतलब अरेंज किया जा सके, जिस डाटा को हम अरेंज कर सकें हाई से लो की तरफ या लो से हाई की तरफ, तो वो डाटा कहलाता है ऑर्डिनल डाटा। दूसरी टाइप है कि नॉमिनल डाटा। ये ऐसा डाटा होता है जिसको हम अरेंज नहीं कर सकते, ठीक है, जिसको हम अरेंज ना कर सकें उस डाटा को हम क्या कहते हैं, नॉमिनल डाटा। क्या हम लिख देंगे यहाँ पर, कैन नॉट अरेंज, कैन नॉट ऑर्डर फॉर्म, कि जिसको हम ऑर्डर फॉर्म में ना ला सकें, ठीक। तो ऐसा डाटा क्या कहलाता है, नॉमिनल डाटा। जैसे हम बता रहे हैं कि कोई डायरेक्शन बता रहे हैं, नेचुरल हम कोई भी बात कर रहे हैं तो उस सूरत में नेचुरल इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं सीज़न होते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस होती हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, ये सब कहलाएंगे नॉमिनल डाटा, कि उनको हम अरेंज नहीं कर सकते। फिर ऑर्डिनल डाटा में हम अरेंज कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्चुअली हमारे किधर यूज़ होते हैं, ये यूज़ होते हैं पोजीशन फाइंड करने के लिए। पोजीशन फाइंड करने के लिए ये हम सीखेंगे आगे सेंट्रल टेंडेंसी में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, ये ऐसी सिंगल वैल्यू जो कि क्या करे, रिप्रेजेंट मैक्सिमम डाटा को, ठीक है। ऐसी वैल्यू जो कि सिंगल वैल्यू होगी, एक वैल्यू होती है हमेशा, ठीक है, जो कि क्या होगा, जो कि मैक्सिमम डाटा को रिप्रेजेंट करे, वो कहलाती है सेंट्रल टेंडेंसी। जिस तरह से क्लास का एक पूरा मॉनिटर होता है, ठीक है, एक सीआर होता है जो कि पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल इसी तरह से। अब इसकी 2 कैटेगरीज है, एक है मैथमेटिकल एवरेज, यानी कि यहाँ पर हम क्या डिस्कस करेंगे कि एवरेज को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और इसकी भी मज़ीद कैटेगरीज होती हैं। तो मीन, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन इसका मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल ये बात इस तरह से है कि 4 चिल्ड्रन हो और हमारे पास 20 कैंडीज हो,
वो हमने क्या करना है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हम क्या करेंगे, 20 को डिवाइड कर देंगे 4 से, यानी कि हर चाइल्ड को कितनी मिलेंगी, 5 कैंडीज मिलेंगी। तो इस आंसर हमने क्या करा, हमने उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी कैंडीज जो है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीन। ठीक, अच्छा, अब मीन के मजीद कैटेगरीज होती हैं। एक होता है अर्थमेटिक मीन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक मीन, और तीसरा होता है हार्मोनिक मीन। यही हमारे जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का उससे रिलेटेड है। इसीलिए हमने पहले यहाँ पर इन सब को डिस्कस किया कि एक्चुअली व्हाट आर दीज आर द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, ये हमें सिंगल वैल्यू देगा जो कि डाटा को पूरा रिप्रेजेंट करती होगी वो वैल्यू। अच्छा, अब अर्थमेटिक मीन जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए हमारे पास इसके फॉर्मूलास होते हैं, उनको हम डिस्कस करते चलते हैं। तो ग्रुप डाटा मैंने बताया भी कि ग्रुप डाटा ऐसे डाटा को कहते हैं जिसमें क्लास इंटरवल्स में पूरी जो डाटा होता है वो अरेंज होता है क्लास इंटरवल्स के शक्ल में। और अनग्रुप डाटा के अंदर इंडिविजुअल वैल्यूज हमें दी गई होती हैं। तो इसलिए जब हम बात करेंगे अनग्रुप डाटा की, तो उस सूरत में अर्थमेटिक मीन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स बार से, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है समेशन ऑफ एक्स। व्हाट इज द एक्स? एक्स इज द ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। दिस इज द साइन ऑफ सिग्मा। ठीक, सिग्मा का मतलब होता है सम, प्लस कर देना, ऐड कर देना। ठीक, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमारे पास आ जाएगा फॉर अनग्रुप डाटा अर्थमेटिक मीन। और जब हमें फाइंड करना होगा ग्रुप डाटा का अर्थमेटिक मीन, तो इसके लिए फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स। एफ क्या होता है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको पहले ही बताई बात, फ्रीक्वेंसी यानी कोई भी वैल्यू जितने टाइम्स डाटा में आई है वो शो करते हैं किससे? फ्रीक्वेंसी से, अपॉन समेशन ऑफ एफ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रुप डाटा। सही है, ये हमने सब डिस्कस किया किसके लिए? अर्थमेटिक मीन के लिए। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जैसे हम यहाँ पर बात हो रही है समेशन की, यहाँ पे हम यानी ऐड कर रहे होंगे अर्थमेटिक मीन में। ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक, तो इसके लिए फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का के इज इक्वल टू x1 x2 और x2 के दरमियान क्या साइन होगी? मल्टीप्लाई की, प्रोडक्ट की। ये x1 x2 क्या है? दीज आर द वैल्यूज इन डाटा। जो हमें डाटा में वैल्यूज दी गई हैं ये वो हैं, और ये हम लिख रहे हैं फॉर अनग्रुप डाटा। इसको मल्टीप्लाई से हम करते जाएंगे तमाम वैल्यूज को, और फिर जो हमारी लास्ट वैल्यू आई है उस तक के मल्टीप्लाई करने के बाद जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसको हम क्या कर देंगे? इन पावर, यानी इट मीन्स दिस इज द nth रूट। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है प्रोडक्ट ऑफ nth रूट। सही, nth रूट ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी जो भी हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं उनका हम प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसका हम ले लेंगे nth रूट यानी 1/n। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, और अगर हमारे पास क्या हो? ग्रुप डाटा हो। हमेशा ग्रुप डाटा कब हम बनाते हैं? जब हमारे ऑब्जर्वेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारे पास डाटा काफ़ी बड़ा होता है, तो उस सूरत में हम फिर उसके बना देते हैं ग्रुप डाटा। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है कि एंटी लॉग। फिर हम उस सूरत में लेंगे एंटी लॉग ऑफ समेशन एफ मल्टीप्लाई लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स यानी जो हमारे पास ये वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस होंगे, उसका हम लॉग ले लेंगे और फिर उसको हम डिवाइड करेंगे समेशन ऑफ एफ से। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन। अब हम आ जाते हैं हार्मोनिक मीन पर। हार्मोनिक मीन, इसमें हम क्या करेंगे कि इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये दिस इज द रेसिप्रोकल। एक्चुअली ये क्या होता है?
ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो इसलिए हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं फॉर अनग्रुप डेटा क्या हो जाएगा, n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन x। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, वैल्यूज का रेसिप्रोकल, और फिर n जो है वो से डिवाइड कर देगा, मतलब n से हम इसको फिर हम n से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, n जो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, सही, उसे हम डिवाइड कर देंगे रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज जो हमें डाटा में दी गई हैं उनके सम से। अच्छा, अब अगर हो हमारे पास ग्रुप डाटा, तो ग्रुप डाटा की सूरत में ये फार्मूला हो जाता है कि समेशन ऑफ f अपॉन समेशन ऑफ f अपॉन x, f अपॉन x। ठीक है, ये हमें फार्मूलाज जो हैं वो याद रखने होंगे, जो कि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो ये हम सब डिस्कस हमने कर लिया मीन को, जो कि एक्चुअली सेंटर टेंडेंसी है मैथमेटिकल एवरेज की। ठीक है ना, मैथमेटिकल एवरेज हम इस तरह से फाइंड करते हैं। सारा हमारा यहाँ पर काम मैथमेटिकल ही होगा, जो भी हमने मैथमेटिक्स में सीखा है, मल्टीप्लाई प्लस एंड फ्रूट निकालना, सारा कुछ यहाँ पर वो काम होता है, इसे हम इसको कहते हैं मैथमेटिकल एवरेज। अब इसके बाद हम आ जाते हैं पोजीशनल एवरेज पर, जो कि सेंटर टेंडेंसी की दूसरी कैटेगरी है। अब यहाँ पर किसकी बात होगी, यहाँ पर बात होगी पोजीशन की। अच्छा, तो पोजीशन एवरेज, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे पोजीशन के लिहाज से एवरेज फाइंड करना, यानी पोजीशन बताएगी उसके एवरेज को। तो अब इसके लिए हम यूज करेंगे मीडियन, मोड और पार्शियल वैल्यू। ठीक है, मीडियन क्या होता है, मीडियन हम कहते हैं कि दिस इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है, जो भी डेटा में मिडिल पर वैल्यू आती है वो शो करती है उसके मीडियन को। तो अब यहाँ पे जब हम मीडियन फाइंड करेंगे किसी भी डाटा का, तो उधर अरेंज करना जरूरी होगा। ठीक है, उसे हमने ऑर्डर्ड फॉर्म में लाना होगा, फिर हम उसकी पोजीशन जो है वो फाइंड कर सकेंगे। मोड क्या होता है, मोड हम कहते हैं मोस्ट रिपीटेड। मोड हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मोस्ट रिपीटेड। मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या शो करती है, यानी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है उसको हम कहते हैं मोड। पार्शियल वैल्यू ये भी पोजीशन एवरेज ही होता है, वो भी हमारा इस लेवल पर नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मीन को डिस्कस करेंगे, और पोजीशन एवरेज में मीडियन और मोड को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड। ये तमाम हम अब डिस्कस कर चुके हैं, हमें इनके तमाम के फॉर्मूलाज भी मालूम है, सो वी कैन इजीली फाइंड देम इन द फॉलोइंग वेयर पॉसिबल। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहाँ पर पॉसिबल हो, यानी हमें ये सब उधर फाइंड करना है जहाँ पर पॉसिबल हो। तो अब यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है, ये हमको दिया गया है अनग्रुप डाटा। ठीक है, तो अनग्रुप डाटा के लिए हमने अभी डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। अब इस फॉर्मूले को यूज करते हुए अब हम फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन। सम की साइन आई है, यानी हमने क्या करना है, 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 माइनस 20 प्लस 25। ठीक है, क्योंकि जब हम प्लस, यहाँ पर साइन प्लस की होगी, ये सम की बात हो रही है, जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, लिहाजा हम यहाँ पर डायरेक्ट माइनस साइन लगा सकते हैं। प्लस 28 प्लस 30.8, इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 है, लिहाजा हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। अब जब इनको हम प्लस करेंगे तो प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 12 24, 24 माइनस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.5 इज इक्वल टू 106.7। इसको हम कर देंगे डिवाइड 9 से, या 11.855। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन। तो अब इन वैल्यूज को हम प्लस कर लेते हैं। 3.2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 24, 12 प्लस 12 24, माइनस कर देंगे इसमें से हम 20 को, प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30.8 इज इक्वल टू 107। तो 107, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, तो लिखा जाएगा 107/9 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू 11.88। तो इस तरह से हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लिया 11.88। सो दिस इज द आंसर, या ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद बात आती है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड यहाँ पर हम इस डाटा का नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है। नेगेटिव में वैल्यू आने की वजह से हम इसका nth रूट नहीं फाइंड कर सकते, कि हमें मालूम है कि हम ज्योमेट्रिक मीन के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके फिर उसका हम nth रूट निकालते हैं। ऑब्जर्वेशंस को हमने मल्टीप्लाई करके उसका nth रूट फाइंड करना होता है, जो कि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन, इसके लिए हम लिख देंगे कि नॉट पॉसिबल। जब भी डाटा में कोई भी एक भी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में हो तो उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड नहीं किया जा सकता। अब हमारे पास इसके बाद हार्मोनिक मीन पर। तो हार्मोनिक मीन के लिए जब डाटा क्या हो अनग्रुप्ड, तो फार्मूला होता है कि इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ मीन होता है, ठीक है ना। अब ये नहीं कि हम यहाँ पर इसका इस वैल्यू का अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल ले लें, नहीं, ऐसे नहीं करना है, वो हमारे पे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इसकी जो ये जो हमें डाटा दिया गया है इसका हमने रेसिप्रोकल लेना है, फिर उसका हमें सम लेना है। इसलिए ये मत कीजिएगा कि आप समझें कि इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे तो हार्मोनिक मीन आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n/समेशन ऑफ 1/x, ठीक है। जो भी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं इसको हमने क्या कर लेना है, इसका इनवर्स लेना है। तो अब इसके लिए हम यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे हार्मोनिक मीन के लिए। n इज 9 हेयर, और फिर बता देंगे हम जो डाटा में ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सब का लेंगे रेसिप्रोकल, तो इट मीन्स समेशन ऑफ, हमारा कहा जा रहा है यहाँ पर समेशन ऑफ, तो लिहाजा लिखेंगे 1/3.2 प्लस 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/12 माइनस 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/28 प्लस 1/30.8, ठीक है। ये हमने इन तमाम जो हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सब का हमने यहाँ पर रेसिप्रोकल शो कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इनका जो है वो लेना है, सम लेना है, ठीक है। और एग्जाम में हमें जो है वो यूज़ करना होता है
सिंपल कैलकुलेटर, साइंटिफिक ज़रूरी नहीं है कि हमें अलाउ हो, ठीक। तो हम आपको इसकी इजी तरकीब बता सकते हैं कि सिंपल कैलकुलेटर से किस तरह से ये हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 को तो अभी एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। और 1 अपॉन लिखा हुआ है 1 अपॉन 3.2, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3.2 इज इक्वल टू, अब इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस मेमोरी प्लस में हम कर लेंगे। अब यहाँ पर ये प्लस होती जाएंगी वैल्यूज़, तो हमारे पे सॉल्व करना इजी रहेगा। फिर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6, अगेन मेमोरी प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू, इसमें भी हम कर देंगे मेमोरी प्लस, फिर 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से फिर माइनस करना होगा हमने, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 20, ठीक, और फिर हम इज इक्वल टू मेमोरी माइनस, अगेन 1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, 1 डिवाइडेड बाय 30.8 इज इक्वल टू मेमोरी प्लस, ठीक है। यह हमने कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेमोरी को रिकॉल कर लेंगे, तो हमारे पास ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट होकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करेंगे, लिखा हुआ है हमारे पास रिकॉल मेमोरी की है, जब ये कैलकुलेटर में मौजूद होगी, लिहाजा इसको हम कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0.804, ठीक है, 0.804 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने 9 को डिवाइड करना है इसी वैल्यू से, हम फिर मेमोरी रिकॉल कर लेंगे, इक्वल टू, इट मीन्स ये हमारे पास हार्मोनिक मीन आ गया 11.193। अच्छा, यहाँ पर क्योंकि 3 के बाद 8 है, ग्रेटर देन 5 नंबर है, लिहाजा हम इसको 4 बता देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये फाइंड कर लिया हार्मोनिक मीन। दिस इज द आंसर। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है मीडियन। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर पहले तो क्या करना होगा, हमें पता है ये पोजिशनल एवरेज है। पोजीशन फाइंड करने के लिए हमें पहले यहाँ पर इसको ऑर्डर में लेकर आना होगा, यानी हम इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे डाटा को। तो फिर लिखा जाएगा डाटा 3.2, फिर इसके बाद लिखेंगे हम 6 एंड देन, अच्छा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि -20 सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, -20 है, नेगेटिव में है ना, लिहाजा इसको हम यहाँ पर बता देंगे -20। फिर लिखेंगे 3.2, 6, 10, 12, अगेन 12, देन इज 25, 28 एंड इन लास्ट 30.8। ये तो हमारा क्या हुआ, डाटा हमारा अरेंज हो गया। अब अरेंज होने के बाद हमें इसमें बताना है मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि हम देखते हैं मिडिल को, ये हमारा क्या होता है, मिडिल होता है डाटा का, मिडिल वैल्यू। तो अब इसकी ने हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 इज द ऑड नंबर है। तो ऑड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि n+1 अपॉन टू th ऑब्जर्वेशन। हम जो यहाँ पर लेंगे इसकी प्लेस क्या होगी वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो फिर यानी कि अब ये हो जाएगा n इज 9 हियर, यानी 9/2, हमने ये वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है, लिहाजा
ये हो जाएगा 9 + 1 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5th, यानी कि जो 5th ऑब्जर्वेशन है, जो 5th ऑब्जर्वेशन है वो शो करेगी इसके मीडियन को, जो कि एक्चुअली क्या है 1 2 3 4 5। इट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 12, यानी मीडियन बता दिया जो कि मिडिल होता है। अब इसके बाद हमें बताना है इसका मोड। मोड हमने अभी पढ़ा था पीछे कि मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। यहाँ पर जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, यानी डाटा में सबसे ज़्यादा आ रही है, वो उसका मोड कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं वो कौन सा नंबर है, वो कौन सी वैल्यू है, वो है 12। सो इट मीन्स दिस इज द आंसर। तो हमने इस तरह से जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमने तमाम फाइंड कर लिए। तो स्टूडेंट्स, ये मैं बात दोबारा रिपीट कर दूं कि ये जो हमने लिखा है ज्योमेट्रिक मीन में नॉट पॉसिबल, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं ये कैसे नॉट पॉसिबल है। तो नॉट पॉसिबल दोबारा बात कह रही हूँ कि इस वजह से है कि यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू है। जब हम इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये इस तरह से 9th रूट में माइनस साइन के साथ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो फिर अब ये आगे जो फिर सॉल्व नहीं हो सकेगा। इस वजह से हम जब भी नेगेटिव वैल्यू ऑब्जर्वेशन में होगी तो हम इसको लिखेंगे ज्योमेट्रिक मीन को नॉट पॉसिबल। 9b पार्ट, हमें डाटा जो दिया गया है वो हमें इस तरह से दिया गया है कि ये वैल्यूज हम देख रहे हैं पॉजिटिव है, फिर 0 के बाद ये वैल्यूज हमारी नेगेटिव है। तो अब पहले तो हम इसका फाइंड कर लेंगे अर्थमेटिक मीन। डाटा क्योंकि हम देख रहे हैं कि अनग्रुप डाटा है, लिहाजा हम फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे अनग्रुप डाटा का समेशन x/n। अब यहाँ पर x की वैल्यूज हम रख देंगे जो कि हैं 14 + 12 + 18 + 19 + 0 -19 -18 -12 -14 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारी वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज हैं, अपॉन 9 कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये तमाम वैल्यूज कैंसिलेशन भी हो रही है इनकी। यहाँ लिखा है +19, यहाँ है -19, इट मीन्स वी कैन कैंसिल दैम। +18 -18 +12 -12 -14 +14, तो यानी सिर्फ क्या आ गया यहाँ पर 0/9। इट मीन्स अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। ये तो हो गया अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन के लिए यहाँ पर डाटा में क्या लिखा हुआ है 0। जब भी डाटा में एक भी ऑब्जर्वेशन 0 होगी तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है 0 होता है। ये हम जानते हैं कि हम यहाँ पर क्या करते हैं ज्योमेट्रिक मीन में तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट लेते हैं और फिर इसका हम nth रूट निकालते हैं। इस वजह से जब तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर जब इसका nth रूट निकाला जाएगा तो फिर वो 0 हो जाएगा, इसलिए ज्योमेट्रिक मीन 0 है। इन सिंपल वर्ड मैं ये बात भी कह सकती हूँ, समझाने के लिए हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब भी ऑब्जर्वेशन में कोई एक भी वैल्यू 0 हो तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा 0 होगा। अगर हमारा ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाए इस तरह से हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 0। और ऐसे केस में हार्मोनिक मीन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि जब भी एक भी ऑब्जर्वेशन 0 हो तो उसका हार्मोनिक मीन जो है वो फाइंड नहीं करा जा सकता। क्योंकि वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो 0 का जो रेसिप्रोकल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, लिहाजा इसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम आ जाएंगे इसके मीडियन पे। अब मीडियन फाइंड करना है तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले तो हमें क्या करना होगा, डाटा को अरेंज करना है, क्योंकि हमें मिडिल वैल्यू फाइंड करनी होती है उसके लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर -19 -18 -14 -12 0 और फिर ये हो जाएगा 0 के बाद 12 14
18, 19। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका फाइंड करते हैं मीडियन। मीडियन का हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला, और ये लगेगा फार्मूला ऑड नंबर का, क्योंकि ये हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 9 हैं। लिहाजा हम लिखेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशंस। जब भी ऑड होंगी ऑब्जर्वेशंस तो हमेशा हम यहाँ पर n+1 अपॉन 2 th करते हैं। तो अब ये हो जाएगा इज इक्वल टू n, हम यहाँ पर 9 है, 9+1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशंस। तो ये इक्वल हो जाएगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, यानी फिफ्थ प्लेस पर जो वैल्यू है वो शो करेगी इसके मीडियन को। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 0 है, यानी इसका मीडियन भी क्या हो जाएगा, मीडियन भी 0। मीडियन इज इक्वल टू 0। अब इस डाटा का मोड क्या होगा, मोड यहाँ पर जो है वो क्या, वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है, कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो मॉडल, क्योंकि कोई भी हमारे इधर वैल्यू रिपीटेड नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये सब भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे क्वेश्चन की हमने कैलकुलेट कर ली। ऑल ऑफ दीज आर द आंसर्स। नाउ सी पार्ट। अब सी पार्ट में हमें जो डाटा दिया गया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो अब इधर इसका पहले फाइंड करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो इसका फॉर्मूला होता है अनग्रुप डाटा का, जैसे कि हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि इट इज़ इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n। तो यहाँ पर समेशन ऑफ x का मतलब क्या, जितनी हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको हम कर लेंगे प्लस अपॉन n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, जो कि हम देख रहे हैं 9 है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 126.4। इसको डिवाइड कर देंगे हम 9 से, देन अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 14.04। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गया अर्थमेटिक मीन, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, इस ज्योमेट्रिक मीन फाइंड हम यहाँ पर अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, क्योंकि इससे प्रीवियस जो हमने पार्ट्स करे थे उसमें तो ऑब्जर्वेशन में 0 मौजूद था, तो उधर हमने फिर लिख दिया था कि इसका पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें ये फाइंड करने हैं वेयर पॉसिबल। तो अब यहाँ पर जो है इसका ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल है, लिहाजा हम वो फाइंड करेंगे। अब वो फाइंड करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमने पीछे पढ़ा है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू x1 मल्टीप्लाई x2 मल्टीप्लाई x3 फिर इसके बाद मल्टीप्लाई x⁴n होल पावर 1/n। तो हमने कहा था कि क्या होता है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। हम यूँ भी कह सकते हैं इसको, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशंस का हम जब nth रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो हमारा फार्मूला है बेशक है ये अनग्रुप के लिए ही, लेकिन जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस जो हों, यानी जो हमारे डाटा में हमें दी गई हैं वैल्यूज़, वो कम हों, तब तो ये सक्सेसफुल रहता है, इजीली हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यूज़ ज़्यादा हैं, ऑब्जर्वेशन ज़्यादा हैं, तो फिर उस केस में ज़्यादा बेहतर यही है कि हम जो इधर फॉर्मूला यूज़ करें ज्योमेट्रिक मीन का, वो हम यूज़ करें लॉग वाला। तो उस सूरत में फिर हमारे लिए
सॉल्व करना, फाइंड करना इजी रहेगा। तो होता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन log ऑफ x अपॉन n। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जब ऑब्जर्वेशंस क्या हो, जब ज़्यादा हो ऑब्जर्वेशंस। ठीक है ना, यानी हमारे पास जो डाटा है इसमें अगर वैल्यूज ज़्यादा है तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर यही रहता है कि हम इस फॉर्मूले को यूज़ करें। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे समेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स को। समेशन लॉग ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है कि जो हमें यहाँ पर डाटा में जो वैल्यूज दी गई हैं ये तमाम ये x को शो कर रही हैं, लिहाजा हम क्या लिखेंगे, log ऑफ 6.5 प्लस समेशन की साइन है, इट मीन्स प्लस log ऑफ 11 प्लस log ऑफ 12.3 प्लस log ऑफ 9। तमाम वैल्यूज के साथ हमने क्या लिखना है, लॉग लिखना है, इनका हमने लॉग निकालना है। तो log ऑफ 8.1 प्लस log ऑफ 16 प्लस log ऑफ 18 प्लस log ऑफ 20.5 प्लस log ऑफ 25। अच्छा, तो हम इसको पहले काउंट कर लेते हैं कि हमारी पूरी 9 हमने लिखी हैं टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं लॉग निकालने के लिए जैसे कि हम जानते हैं, हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि पहले हम इनके निकालते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो हमने पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो लिखनी है। 6.5 में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं कि डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए, सिर्फ डेसिमल से पहले 1 डिजिट होना चाहिए। ठीक है, जब हम सेंटर नोटेशन में हम जब कन्वर्ट करते हैं, हमने क्लास 9 में इस तरह से हमने कन्वर्ट करना सीखा है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डेसिमल से पहले सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है, लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0। अब इसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल। अब हमने 65 को देखेंगे लॉग टेबल में। तो अब यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक मीन जो है वो लॉग टेबल के जरिए फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो अब ये हम देखेंगे 65 को हम देखेंगे 0 में, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 8129। हम लिख देंगे यहाँ पर 8129। इसी तरह से फिर हम फाइंड करेंगे लॉग ऑफ 11 को। लॉग ऑफ 11 फाइंड करना है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डेसिमल जो लगा हुआ है वो 11 के बाद लगा हुआ है एट द राइट हैंड, इसको कहते हैं यूनिट प्लेस पर। तो हम जब डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 डिजिट लेफ्ट हैंड, यानी कि जब 1.1 सही हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ना डेसिमल को, क्योंकि हमने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना होता है। तो उसमें डेसिमल से पहले सिर्फ एक होना चाहिए नॉन ज़ीरो डिजिट, तो लिहाजा हम इसको 1 डिजिट डेसिमल को मूव करेंगे, लिहाजा इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 1 पॉइंट। अब हमने क्या करना है, लॉग ऑफ 11 को हम देखेंगे लॉग टेबल में। तो ये आ रहा है 11 को देखेंगे हम 0 में, 0414 0414 प्लस इसी तरह से हम देखेंगे अब ये है लॉग ऑफ 12.3। अब इसमें भी हमने यही करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 1 पॉइंट। अब हम 12 को देखेंगे 3 में, तो ये हो जाएगा 12 को जब 3 में देखेंगे वैल्यू आ रही है 0899 प्लस लॉग ऑफ 9 लिखा हुआ है, डेसिमल 9 के राइट हैंड पर है यूनिट प्लेस पर, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई, 0 पॉइंट। अब हमने देखना है 90 को, सही हम यहाँ पर लॉग ऑफ 9 के लिए देखेंगे
90 में, 90 के 0 में, जो कि क्या है 9542, 9542 प्लस फिर लिखा हुआ है लॉग ऑफ 8.1, 8.1 स्टैटिस्टिक पहले हम बता देंगे जो कि क्या है 0 पॉइंट। अब हमने 81 को देखना है, 81 को हम देखेंगे अब 0 में, तो फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसी तरह से। आप ये वैल्यूज लॉग टेबल के जरिए इजीली देख सकते हैं। मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ जो एग्जाम में एक्सेप्टेबल है और आप इजीली कर सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं कि आपको साइंटिफिक ही कैलकुलेटर की ज़रूरत हो, आप सिंपल से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो अब यहाँ पर हमने लॉग ऑफ 8.1 ये फाइंड करना है, जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9085। आप इजीली देख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग टेबल को कैसे यूज़ करना है। फिर हम लॉग ऑफ 16 की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि होती है 1.2041 प्लस लॉग ऑफ 18, अब इसको देखेंगे 1.2553 प्लस इसी तरह से लॉग ऑफ 20.5, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.3118 प्लस लॉग ऑफ 25 1.3979। ठीक, ये हमने वैल्यूज जो है वो लॉग टेबल से इजीली निकाल सकते हैं। अब इन तमाम वैल्यूज को हम कर लेंगे प्लस करने पर आएगा 9.976। अब ये वैल्यू हम रख देंगे जो ये जब हमने ज्योमेट्रिक मीन का हमने लिखा है फार्मूला एंटी लॉग के साथ, इसमें हम रख देंगे। तो ये हो जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ, अब यहाँ पर ये हमने मालूम कर लिया है समेशन लॉग ऑफ x, तो लिख देंगे इसकी जगह पर 9.976 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 9 है, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर आ जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ 1.1084। अब इसका हमने लेना है एंटी लॉग। एंटी लॉग मैं बता देती हूँ एंटी लॉग कैसे लेना है। एंटी लॉग लेने के लिए हम यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है जिसको हम कहते हैं मैंटिसा, इसको हम सिर्फ देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है 10 यानी 10 को हम देखेंगे 8 में। ठीक है, ये लॉग टेबल 10 को हम देखेंगे 8 में, 10 के 8 पर वैल्यू आ रही है 1282। सही, 1282 नोट कर लेंगे 1282। और फिर हम जाएंगे 4 पे, 10 के 4 पर आ रही है वैल्यू 1, लिहाजा ये 1 इसमें हो जाएगा प्लस, इट मीन्स 1283। या 1283। अब डेसिमल हमने लगाना है, डेसिमल के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 लिखा हुआ है यहाँ पर पॉजिटिव 1 है, इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 2, यानी लेफ्ट हैंड से आफ्टर 2 डिजिट्स लगा देंगे हम डेसिमल। तो इस तरह से ये हमने क्या फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक मीन लॉग के जरिए। इस तरह से हमें किसी भी साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, इजीली हम ये सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में लॉग टेबल आपको दिया जाएगा। लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर नॉट नेसेसरी कि इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करा जाए। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं हार्मोनिक मीन की तरफ। अब हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है कि n अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन x।
जब भी हमें अनग्रुप डाटा दिया जाएगा तो हमेशा हम फिर उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अब इधर हम पहले फाइंड कर लेंगे समेशन ऑफ 1/x। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं इनका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे कि 1/6.5 प्लस साइन, समेशन की साइन है इसलिए प्लस आ जाएगा, फिर 1/11 प्लस 1/12.3 प्लस 1/9 प्लस 1/8.1 प्लस 1/16 प्लस 1/18 प्लस 1/20.5। तमाम वैल्यूज़ को इस तरह से हम लिख देंगे। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ज़रूर जो है वो चेक करते रहें साथ साथ ताकि मिस्टेक ना हो। अब इसका हमने निकालना है रेसिप्रोकल और उनका सम भी साथ में लेते जाना है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था वही हम मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर। इसके लिए कि हम क्या करेंगे कि ये लिखा हुआ है 1/6.5, तो 1 डिवाइडेड बाय 6.5, ये हमने इसका ले लिया रेसिप्रोकल। अब इसको हम कर देंगे मेमोरी प्लस में, अब ये साथ साथ प्लस भी होता जाएगा। अब हमें 1 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू मेमोरी प्लस कर देंगे, फिर 1/12.3, 1 डिवाइडेड बाय 12.3 इज इक्वल टू, तो भी हम कर देंगे मेमोरी प्लस, then 1 divided by 9 equal to this memory plus, 1 divided by 8.1 is equal to memory plus, 1 divided by 16 equal to memory plus, 1 divided by 18 equal to memory plus, 1 divided by 20.5 equal to memory plus, 1 divided by 25 equal to memory plus। ठीक है, हमने सबको मेमोरी में डाल दिया प्लस के साथ। अब कर लें मेमोरी रिकॉल, तो ये आता है 0.7674। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 0.7674। ये हमने फाइंड कर लिया क्या, समेशन ऑफ 1/x। अब हम इसको डाल देंगे किसमें, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले में, जो कि क्या है कि हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n क्या है 9/0.7674। अब हम क्या करेंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे मेमोरी रिकॉल करके इक्वल टू, तो इस तरह से हमने इसको क्या कर दिया डिवाइड, जो कि क्या आया हमारे पास, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 11.727। इसको हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से हमने ये हार्मोनिक मीन भी फाइंड कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं मीडियन की तरफ। अब हमें मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले तो क्या ज़रूरी है, डाटा का अरेंज हुआ हुआ होना, यानी हमें पहले इसको अरेंज करना है। इसको हम असेंडिंग में या डिसेंडिंग में किसी भी ऑर्डर में हम पहले लेकर आना है। तो लिहाजा हम यहाँ पर पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। जो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम इसको कर लेते हैं अरेंज असेंडिंग में। जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है पहले हम इसको लिखेंगे, जो कि क्या है 6.5। फिर इसके बाद है 9, देन 11, फिर है 8, नहीं 9 से पहले है 8.1, फिर लिखेंगे 9, 11, 12.3, फिर इसके बाद आ जाएगा 12.3 के बाद 16, 18, 20.5 एंड देन 25। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने तमाम वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया। अब हम इसका मीडियन फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो 9 है, जो कि क्या है ऑड है। तो लिहाजा
मीडियन का फॉर्मूला हम किस तरह से बताएंगे कि ऑड के लिए हो जाता है कि मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2 TH ऑब्जर्वेशंस। सही है, ऑब्जर्वेशन। तब यहां पर हमने n क्या है, n इज द 9, यानी क्या हो जाएगा 9+1 अपॉन 2 TH ऑब्जर्वेशन। क्योंकि असल में ना मीडियन हमें क्या बताता है, ये जैसा कि हम जानते हैं, हमने शुरू में डिस्कस किया था कि मीडियन जो है वो पोजीशनल एवरेज है, या इसकी डाटा में पोजीशन को बताता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसीलिए प्लेस मालूम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 9+1 10, 10 अपॉन 2 आ जाएगा 5, ठीक है। यानी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है इस डाटा में वो क्या शो करेगा, मीडियन को, क्योंकि मीडियन जो है वो किसी भी डाटा को क्या करता है, हाफ कर देता है, ठीक है। मिडिल, इसको कहते हैं मोस्ट मिडिल वैल्यू, यानी वो क्या करेगा, डाटा को हाफ कर देगा। उससे पहले भी उस वैल्यू से, मीडियन से पहले, मीडियन के बाद इक्वल वैल्यूज होती हैं, इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं। तो जिन्हें फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी क्या आ रहा है 12.3, क्योंकि हम देख रहे हैं इससे पहले कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 1 2 3 4, इसके बाद कितनी है 1 2 3 4, इक्वल है, उससे पहले भी उसके बाद भी। तो इससे पता चला कि मीडियन जो है वो क्या है, इक्वल टू 12.3। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया मीडियन। ओके, अब इसके बाद आते हैं हम मोड की तरफ। अब मोड हमें कैसे फाइंड करेंगे, मोड हम कहते हैं कि मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है डाटा में, वैल्यू जो रिपीट हो रही होती है वो कहलाता है उसका मोड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे डाटा में कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं है, यानी इसका कोई भी मोड नहीं है, यानी हम इसका मोड हम नहीं निकाल सकते। लिहाजा सिर्फ हम यहाँ पर मीडियन तक के बात अपनी पूरी कर लेंगे। तो ये सब हमारे क्या आ गए इसके आंसर। नॉइस डी पार्ट। अच्छा, डी पार्ट में भी हम देख रहे हैं कि अनग्रुप डाटा दिया गया है और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 12 हैं, लिहाजा हमने इसको डिवाइड कर दिया 12 से, और जिन हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सब का हम ले लेंगे प्लस। तो प्लस करने पर आ जाएगा 678, इसको डिवाइड करेंगे 12 से, इट इज़ इक्वल टू 56.5। तो आ जाएगा कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 56.5। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे। सबसे ज़्यादा इजी तो वैसे भी अर्थमेटिक मीन फाइंड करना ही होता है, सिंपल सा है, सिर्फ हमको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं ज्योमेट्रिक मीन की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, अब इधर भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 12 हैं, सही, काफ़ी ज़्यादा हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। अगर हम इधर मल्टीप्लाई वाला जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला है वो अगर हम यूज़ करेंगे तो वो फिर हमसे कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे सिंपल कैलकुलेटर से। तो लिहाजा मैं वो मेथड बताऊंगी आपको जो कि एग्जाम में आप इजीली सिंपल कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकें। तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो हम यूज़ करेंगे एंटी लॉग का, क्योंकि इससे आप इजीली कर सकते हैं कि एंटी लॉग ऑफ समेशन log of x अपॉन n, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में भी हमने इस फॉर्मूले को यूज करा था। तो अब पहले हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे समेशन log ऑफ x, पहले इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे log ऑफ 51 प्लस log ऑफ 55 प्लस log ऑफ
52 प्लस, अच्छा तो हमने यहाँ पर क्या करा, तमाम वैल्यूज़ को हमने लॉग के साथ लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको तमाम वैल्यूज़ के साथ लॉग बता दिया कि हमने इसको लॉग के फॉर्म में इस तरह से लिखना है। अब हम निकालेंगे इनका लॉग। अब लॉग फाइंड करना है, तो लॉग फाइंड करने के लिए हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखते जाएंगे साथ में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग ऑफ 51, डेसिमल यहाँ पर है एट द यूनिट प्लेस, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी, क्योंकि हम डेसिमल को 1 डिजिट हम मूव करेंगे एट द लेफ्ट हैंड। इसी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई, 1 प्लस 1, ठीक है ना, पॉजिटिव 1। फिर पॉइंट लगाकर 51 को हम देखेंगे लॉग टेबल में, तो लॉग टेबल के 51 के 0 में देखेंगे हम, 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 7076, ये इसकी वैल्यू आ रही है, जो कि आप खुद भी लॉग टेबल में देख सकते हैं। लिहाजा हम लिख देंगे इसकी वैल्यू 7076 प्लस लॉग ऑफ 55 है, कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई, 1 पॉइंट। 55 को हम देखेंगे 0 में, तो 55 का 0, ये रहा 55, इसके 0 पर वैल्यू क्या है, 7004, 7004 प्लस लॉग ऑफ 52, इसको भी हम देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वही रहेगी 1 पॉइंट, क्योंकि हम देख रहे हैं 52 के बाद डेसिमल है, तो लिहाजा कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी इसकी 1। अब 52 को हम देखेंगे 0 पर, तो 52 के 0 पर वैल्यू है 7160, 7160 प्लस, इसी तरह से स्टूडेंट्स इन तमाम की वैल्यू हम देख सकते हैं। मैंने आपको 3 की वैल्यू जो है वो निकाल कर बता दी है, तो इसी तरह पर यही मेथड है और बहुत इजी है, नॉट डिफिकल्ट। अब ये क्या हो जाएगा, 54 को हम देखेंगे 0 पर, सही, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि 1.7324 प्लस, फिर हम निकालेंगे 58 की वैल्यू जो कि आएगी 1.7634। ऐसे ही हम ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करते हुए जाएंगे, 1.7782 प्लस 1.7853 प्लस 1.79, आप निकाल कर खुद चेक कर सकते हैं कि सही वैल्यू निकाली है कि नहीं, प्लस 1.7160 प्लस 1.7559, फिर इसके बाद प्लस 1.7160 प्लस 1.8062, ठीक, ये हम तमाम हमने यहाँ पर इनके लॉग निकाल लिए लॉग टेबल से। अब इनको हम कर लेंगे प्लस, तो प्लस करने पर आएगा 20.9698, ठीक, ये हमने फाइंड कर लिया समेशन लॉग ऑफ एक्स, समेशन लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम ज्योमेट्रिक मीन की तरफ आ जाते हैं, तो लिखेंगे हम एंटी लॉग, ये हमने फाइंड कर लिया है, लिहाजा इसकी जगह पर हम वैल्यू रख देंगे 20.9698 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 12 है, लिहाजा इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हो जाएगा कि एंटी लॉग ऑफ 1 पॉइंट, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं 1.7474, जब डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 1.7474। अब इसको हमने देखना है एंटी लॉग में, एंटी लॉग में देखना है तो हम इसका जो सिर्फ डेसिमल पार्ट है जिसको हम मैंटीसा कहते हैं, इसको हम देखेंगे एंटी लॉग के टेबल में, यानी 74 को देखेंगे 7 में, तो ये मैंने एंटी लॉग का पेज निकाला है, एंटी लॉग का टेबल, और इसके 74 को
7 में। 74 के 7 पर वैल्यू है 5585। नोट कर लेंगे 5585 और फिर हम जाएंगे इसमें मज़ीद 4 पे। 24 के 7 पर अब हम जाएंगे 4 पर, आ रही है वैल्यू 5। ठीक है, 5 को इसमें हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5590। ठीक, तो लिख देंगे हम यहाँ पर 5590। अब डेसिमल लगाना है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव 1 है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें +1 कर देंगे तो डेसिमल के हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड से आफ्टर 2 डिजिट्स, तो हो जाएगा ये 5590। हमने फाइंड कर लिया ज्योमेट्रिक मीन 5590। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन। अब हमें फाइंड करना है हार्मोनिक मीन। इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो अब इधर हम पहले तो फाइंड कर लेंगे समेशन ऑफ 1/x। तो तमाम यानी वैल्यूज़ का हमने लिखना है पहले तो रेसिप्रोकल, तो 1/51। अब इसके बाद हम बाकी तमाम वैल्यूज़ को भी इसी तरह से रेसिप्रोकल में लिख देंगे और सम कहा जा रहा है लिहाजा इनको हम ऐड कर लेंगे। अब इनका हमने ले लेना है सम, इनके रेसिप्रोकल्स का सम लेंगे। तो बताई थी मैंने आपको इसकी तरकीब कि हमें किस तरह से फाइंड करना होता है कि हम यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 51 ये हमने लिखा, फिर इक्वल टू की, फिर इसके बाद हम इक्वल टू की साइन ये हमने करी, फिर हम कर देंगे मेमोरी प्लस में। इसी तरह से नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू मेमोरी प्लस। इस तरह से हम ये करते हुए जाएंगे, तमाम वैल्यूज़ को हम इस तरह से इसमें डालते जाएंगे तो ये इनके रेसिप्रोकल मेमोरी में प्लस होते जाएंगे और फिर जब हमारे पास ये एंड में हमको क्या मिलेगा 0.2136। हम मेमोरी रिकॉल करेंगे, आखिर में पूरे ये हमने 12 वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल इसमें हमने डाल दिए होंगे, फिर हम इसको मेमोरी रिकॉल करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.2136। ठीक, फिर हमने क्या करना है, रख देंगे हम हार्मोनिक मीन के फार्मूले में जो कि आ जाएगा 12/0.2136। डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पर हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 56.18। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी हार्मोनिक मीन की। इस तरह से हमने ये हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मीडियन फाइंड करना है। अब मीडियन फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले हमें डाटा को अरेंज करना होगा। डाटा को अरेंज करेंगे तो स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखेंगे हम 51। अब 52 हम देख रहे हैं 1 2 3 टाइम्स आ रहा है 52, ऐसा हम 3 टाइम्स 52 को लिख देंगे। फिर इसी तरह से बाकी वैल्यूज़ को भी हमने यूँ अरेंज कर दिया। ठीक है, अच्छा अब ये हमारी तमाम वैल्यूज़ अरेंज हो गई, पूरी 12 वैल्यूज़ हैं और 12 हमें पता है क्या है, 12 इज़ द इवन, ये इवन है। तो अब इसके मीडियन के लिए हमारे पास फार्मूला होगा कि इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई n/2, ठीक है, TH प्लस ये इसकी पोजीशन होती है ना नंबर की, जब हमें मालूम करना है मिडिल नंबर, ठीक है, प्लस n/2 प्लस 1 TH ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्योंकि देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्योंकि इवन है तो इवन के लिए मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। लिहाजा हम यहाँ पर इस फॉर्मूले के ज़रिए मीडियन फाइंड करेंगे।
तब लिखा जाएगा कि 1/2 n इज द 12 यानी 12/2 th प्लस 12/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशंस इसको सॉल्व कर लेंगे तो 12/2 मीन्स 6 ये आ जाएगा 6 इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशंस। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 प्लेस पर ये है और 7 प्लेस पर ये है। अब इससे पहले 1 2 3 4 5 है, इसके बाद 1 2 3 4 5 है, यानी पहले और बाद में इक्वल नंबर हैं, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये हमारी क्या आ गई, मिडिल वैल्यूज आ गई। सही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 1/2 और फिर 55 प्लस 57 इनको हम कर लेंगे प्लस 55 प्लस 57 इज इक्वल टू 112/2 112 को डिवाइड कर देंगे 2 से जाता है 56। इट मीन्स मीडियन इज इक्वल टू 56। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, मीडियन। इस तरह से मीडियन की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने फाइंड करना है मोड। अब मोड हमें पता है क्या होता है, मोड हम कहते हैं मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो वो हम देख रहे हैं, वो क्या है, 52 है। 52 जो है वो यहाँ पर 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसलिए इसका मोड क्या हो जाएगा, मोड इज 52। तो इस तरह से जो भी हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब हमने फाइंड कर ली। ना इस ई पार्ट, अब ई पार्ट में हम देख रहे हैं जो हमें ये डाटा दिया गया है, ये डाटा कहलाता है नॉमिनल डाटा। ऐसे डाटा को कहते हैं जिसको हम किसी ऑर्डर फॉर्म में अरेंज ना कर सकें, यानी ना तो ये असेंडिंग में ना ये डिसेंडिंग में किसी भी अरेंज नहीं हो सकता, और इसीलिए इसका ना तो कोई हम अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन कुछ भी हम इसका फाइंड नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ इसका क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका मोड फाइंड कर सकते हैं। मोड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड जो वैल्यू है वो AB+ है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका क्या निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ मोड। ये आपके MCQs में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसा डाटा जो कि नॉमिनल डाटा हो, यानी जिसको हम ऑर्डर में अरेंज ना कर सकें, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा है, तो इसको हम कहते हैं नॉमिनल डाटा, जिसका सिर्फ और सिर्फ हम मोड उस सूरत में फाइंड कर सकते हैं कि इसमें रिपीटेड वैल्यूज मौजूद हो, और बाकी हम इसमें और कुछ फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इसका हो गया मोड। अच्छा, अब एफ में भी जो हमें डाटा दिया गया है ये भी हम देख रहे हैं, ये भी नॉमिनल डाटा है। सही है कि ये हमारा डाटा जो है वो नॉमिनल है, नॉमिनल डाटा कहलाएगा ये। तो अब इस डाटा को भी हम यहाँ पर जब ऐसा दिया जाएगा तो हम इसका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन फाइंड नहीं कर सकते, और इसका मोड भी नहीं निकलेगा। हम इसमें इसके मोड में हम लिखेंगे कि नॉट मॉडल, क्योंकि कोई रिपीटेड भी नहीं है, डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन तो जैसी बात है फिक्स है, तो इसका हम यहाँ पर मोड भी इसका फाइंड नहीं कर सकते। तो दिस इज द आंसर। अब इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पर, जी पार्ट। ये ई और एफ टाइप के जो डाटा हैं ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो ये उसके लिए आपने अंडरस्टैंड करने हैं। अच्छा, अब जी पार्ट में जो डाटा दिया गया है, अब ये डाटा ग्रेड्स का दिया गया है, और ग्रेड्स का डाटा जो होता है ये कहलाता है ऑर्डिनल डाटा। ठीक है, ये हमारा है ऑर्डिनल
डाटा। ऑर्डिनल डाटा ऐसे डाटा को कहते हैं जिसको हम अरेंज कर सकें, जिसको हम ऑर्डर फॉर्म में ला सकें। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो ग्रेड होते हैं ये इनको अरेंज किया जा सकता है। हमें पता है सबसे ज़्यादा जो हाई होता है ग्रेड वो A+ होता है, फिर उसके बाद A-, फिर B+, B-, C+, C-, ठीक है, फिर लास्ट में आएगा फेल आएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डाटा को अरेंज कर सकते हैं, लिहाजा इसको हम कहेंगे ऑर्डिनल डाटा। तो अब यहाँ पर इसको पहले हम रिप्रेजेंट कर देंगे किसी, हम इनको एक कोई नंबर दे देंगे ताकि हमारे से फिर ये जो रिक्वायर्ड है, हमारे रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम पूरी कर सकें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि वी रिप्रेजेंट द ग्रेड्स अब ग्रेड्स पहले हम बता देते हैं। ग्रेड को हम क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। पहले अरेंज हम कैसे करेंगे, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फेल से स्टार्ट करते हैं, फेल को लिख देंगे, फिर हमारा कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, लिहाजा हमने पहले फेल को बता दिया। फिर हम लिखेंगे C- कितने टाइम्स है, सिर्फ 1 टाइम, लिहाजा हमने C- लिख दिया। फिर से बात आएगा C+, वो भी सिर्फ 1 टाइम है। फिर हम लिखेंगे B-, यहाँ पर 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम है B-। फिर इसके बाद आ जाएगा B+, हम देख रहे हैं 1 2 3 4 टाइम्स है, लिहाजा 4 टाइम्स बता देंगे हम B+ को, 1 2 3 4। फिर इसके बाद आ जाएगा A-, 1 टाइम 2 3 टाइम्स है A-, फिर हम आ जाएगा A+, यहाँ पर 1 टाइम, सिर्फ 1 टाइम है, ठीक है। हम इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 ही हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। लिहाजा हमें क्या करना है, इन ग्रेड्स को रिप्रेजेंट हम किससे करेंगे, बाय, इनको हम लेबल कर, बाय लेबल्स। अब इनको हम लेबल क्या देंगे, ये फेल है, इसको कह देंगे 0, यानी 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर ये हमारा, इसको हम C- को कह देंगे 1, C+ को 2, B-3, B+4, अब 4 टाइम्स आएगा ये, क्योंकि B+ 4 टाइम्स है। फिर A- को 5 आ जाएगा 3 टाइम्स, और फिर हम A+ को कह देंगे 6, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बस अब इसके बाद का जो काम है वो बहुत इजी है। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरह से ये नंबर में लेकर आ गए, अपने डाटा को इस तरह से हमने नंबर फॉर्म में लिख लिया। अब इसका हम इजीली फाइंड कर सकते हैं क्या, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का हमारे पास फॉर्मूला लिख देंगे पहले हम, कि समेशन ऑफ x अपॉन n। अब इन तमाम वैल्यूज को पहले हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है। तो हमने इस तरह से इसको प्लस करके लिख लिया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 13 डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा 43/13। डिवाइड करेंगे तो ये आता है 3.3, ये आता है, जो कि हम देख रहे हैं कि अबाउट टू क्या बन रहा है, ये बन रहा है 4 बन रहा है, मतलब 3 से ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर इसको 3 से ज़्यादा वाला हम लेंगे, तो यहाँ पर 3 तक हमने जो बताया है वो B- को बताया। अब ये 3 से आगे आ गया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ गया, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये हम ले लेंगे B+। तो लिहाजा अर्थमेटिक मीन सही, हम यहाँ पर इसको अबाउट टू को हटाकर वैसे 3.3, यानी 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा क्या 4 है, और 4 को हमने किससे प्रेजेंट करा है, 4 हमने किसके लिए कहा है, किस ग्रेड के लिए कहा है, B+ के लिए कहा है। ऐसा हम लिखेंगे अर्थमेटिक मीन क्या हो गया, B+। तो इस तरह से ये हमने फाइंड कर लिया
अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद हम इसका फाइंड कर लेंगे मीडियन। अब मीडियन फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू n+1 अपॉन 2। क्योंकि देख रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 13 है। 13 क्या है? ऑड है। तो इसलिए ऑड के लिए हम मीडियन का फॉर्मूला ये होता है। तो अब यहाँ पर हम n को डालेंगे 13, तो 13+1 अपॉन 2 th ऑब्जर्वेशन। तो ये हो जाएगा 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7th ऑब्जर्वेशन। यानी कि अब हमने यहाँ पर देखना है कि 7th प्लेस पर क्या लिखा हुआ है। तो यह हमारा डाटा अरेंज हुआ हुआ है 7th प्लेस पर। तो क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 पर तो आ रहा है B+। ठीक है, तो लिहाजा मीडियन क्या हो गया? मीडियन इज इक्वल टू B+। हमने मीडियन फाइंड कर लिया। अब ऐसे हम मोड फाइंड कर लेंगे। और मोड भी हम देख रहे हैं यहाँ पर मोस्ट रिपीटेड हमारा जो है वो क्या है? वो B+ ही है। लिहाजा ये इजीली हमने फाइंड कर लिया। जो हमारे ये ऑर्डिनल और नॉमिनल डाटा होते हैं इनको सॉल्व करना बहुत इजी होता है। इस तरह से हम इनको फाइंड कर लेते हैं इन डाटा से। ठीक है, ये हमारा है B+। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये इसके फर्स्ट क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। आपने अगर ये तमाम पार्ट्स अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए तो बाकी पूरी एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड करना कुछ मुश्किल नहीं होगा। अगर किसी भी स्टेप में कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।